इन लर्निंग असेसमेंट इज इसेंशियल फॉर, तो असेसमेंट इज इसेंशियल फॉर, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक है? भाई आकलन क्यों कर रहे हैं हम, जांच क्यों रहे हैं, हम पता क्यों कर रहे हैं बच्चा कैसे सीखता है, क्या फीडबैक है? भाई फीडबैक के लिए कर रहे हैं या मोटिवेशन के लिए कर रहे हैं कि जो कमियां हैं उनको सुधार ले, अगर कुछ अच्छा है तो उसको देख करके मोटिवेट भी हो जाए। ये क्या हुआ? आकलन। जैसे आज आप साथ में क्या कर रहे हैं, हम असेसमेंट कर रहे हैं आप, तो ये तो सबको पता है कि ग्रेड्स और मार्क्स के लिए नहीं किया जाता, लेकिन स्क्रीनिंग टेस्ट और इसमें आप कंफ्यूज्ड हैं। तो एक तो मुझे क्या मिला? फीडबैक मिल गया, दूसरा आपको मोटिवेशन मिलेगी। भाई जब हम देखेंगे कि सीखते कैसे हैं तो मोटिवेशन मिलेगी। तो इन सभी में एक, क्योंकि असेसमेंट बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है यहां, अगर इवैल्यूएशन होता तो एक बार को हम कह देते चलो जजमेंट के लिए करना नहीं चाहिए, लेकिन वहां पे जजमेंट किस चीज का? अचीवमेंट का हो सकता है। तो मोटिवेशन हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या? फोस्टरिंग ऑफ द पर्पस ऑफ सेग्रीगेशन एंड रैंकिंग। देखो कभी भी बच्चे को रैंक करने के लिए, सेग्रीगेट करने के लिए, हमने सीटेट के लेवल पे भी पढ़ा है, आप असेस नहीं करते। कोई भी काम इसलिए नहीं होता कि आप बच्चे पे लेबल लगा पाएं कि तुम पास, तुम फेल, तुम फर्स्ट, तुम सेकंड, तुम थर्ड। रैंकिंग के लिए असेसमेंट नहीं होता। बच्चा सीखता कैसे, उसके लिए असेसमेंट करते हैं। ग्रेड्स और मार्क्स के लिए कि कितने परसेंट आए, स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए ये भी नहीं है। यहां पे असेसमेंट का जो जरूरत है या इसेंशियल है, स्क्रीनिंग टेस्ट डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज होता है, लेकिन असेसमेंट हम ये कहें कि जरूरी है स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, वो अपने आप में एक तरह का टेस्ट है ना। तो ऐसा नहीं कि यहां पे इसेंशियल जो है, जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है असेसमेंट की, आकलन की, जांचने की, वो क्या है? स्क्रीनिंग टेस्ट है। कि जैसे आप स्कूल में बच्चे का एडमिशन भी कराते हैं तो एक स्क्रीनिंग टेस्ट देना होता है, तो ऐसा नहीं है। ठीक, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। एक ही ऑप्शन पॉजिटिव है, बच्चे के हित में है, वो है मोटिवेशन। अगर हम असेसमेंट की थोड़ी सी बात कर लें तो असेसमेंट क्या है, यहां पे बेसिक डिफरेंस समझेंगे। एक तो असेसमेंट हिस्सा है किसका? इवैल्यूएशन का, है ना। आकलन जो है वो हिस्सा है मूल्यांकन का, तो ये ध्यान रखना है। जो भी कुछ आकलन में आता है वो सब इवैल्यूएशन में आ जाएगा, लेकिन इसका उल्टा ट्रू नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता जो भी मूल्यांकन में आता हो वो सब असेसमेंट में भी आता हो। ठीक, ये बेसिक डिफरेंस है। ये जजमेंट के लिए जनरली किया जाता है, और अगर किया जाना चाहिए ये बात नहीं है। यहां पे फीडबैक या बच्चे सीखते कैसे हैं उसके लिए, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसे सीख रहा है बच्चा। ठीक, अभी हम असेसमेंट ट्रायंगल भी पढ़ेंगे आगे चल करके, अब ये शुरुआत है। ये एकदम ट्राई बॉल जैसा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है ये देखिएगा, और लाइक शेयर भी साथ में करते रहिएगा, चलते रहेंगे, समझते रहेंगे। फॉर्मेटिव और सबमेटिव असेसमेंट होता है। फॉर्मेटिव जो है वो फीडबैक के लिए, और सबमेटिव जो है वो जजमेंट के लिए। अ टीचर यूजेस द एक्सप्लोरेटरी अप्रोच, use of manipulatives and involvement of students in discussion while giving the concepts of mathematics. She uses this strategy too. तो ये केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पे मॉक टेस्ट में भी गिवन है क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं कि किसी और सब्जेक्ट की बात नहीं कर सकता पेडागोजी में। पेडागोजी मतलब पढ़ाएंगे कैसे, आर्ट ऑफ टीचिंग, साइंस ऑफ टीचिंग। पेडागोजी का मतलब ये नहीं है कि वो आपसे ये बात नहीं कर सकता कि किसी और सब्जेक्ट के बारे में जरा भी बात ना हो, तो आपकी सीटेट की नॉलेज भी यहां काम आने वाली है। तो एक शिक्षक गणित के संप्रत्यों को सिखाते हुए खोज परक उपागम का उपयोग करती है, विद्यार्थियों की व्यावहारिक क्षमताओं का उपयोग करती है और उन्हें चर्चा में शामिल करती है। एक्सप्लोरेटरी अप्रोच का मतलब ही है एक्सप्लोरेशन यानी अन्वेषण, या एक तरह से हम कहें कि बच्चे को आजादी है एक्सप्लोर करने की, खोज की, एक तरह से डिस्कवरी लर्निंग को ये सपोर्ट करता है कहीं ना कहीं, है ना, उसको अपने अंदर जोड़ता है। तो अगर हम कहें एक्सप्लोरेशन की बात, जहां टीचर जो है वो कॉन्सेप्ट्स को सिखाते समय खोज परख के बच्चे को खोजने का मौका दे रहे हैं, एक्सप्लोर करने का मौका दे रहे हैं कि तुम देखो, जाके कोई वेबसाइट से देखो, कुछ डिस्कशन करो, कोई एक्टिविटी करके सीख लो, कहीं अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, कुछ अगर कहीं गए थे, मान लीजिए किसी बारे में बात हो रही है, तो बेसिकली हम बच्चे को खोज परख अप्रोच अपना रहे हैं यहाँ पे। यूज ऑफ मैनिपुलेटिव्स एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन डिस्कशन व्हाइल गिविंग द कॉन्सेप्ट्स। अब यूज ऑफ मैनिपुलेटिव्स क्या है? बॉडीली वो एक्टिविटी करके, मूवमेंट करके किसी एक ब्लॉक या कोई भी एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल पर फिजिकली एक्टिविटी करके सीख सकता है। ठीक, तो क्रिएट्स अ सर्टेन वे ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग, यानी एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किकता को विकसित करता है। या फिर अचीव द नैरो एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। नैरो एम आपको याद ही होगा, है ना, कि हम ये चाहते हैं कि बेसिक कैलकुलेशन सीख ले, डेली लाइफ में बेसिक एप्लीकेशन सीख ले, है ना, ये सारी चीजें। लेकिन ब्रॉडर एम क्या है? आपके उन नोट्स में भी गिवन है। ब्रॉडर एम ये है कि भैया उसका थॉट को हम मैथमेटाइज कर पाए। अचीव द हायर एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स,
डेवलप मैनिपुलेटिव स्किल्स अमॉन्ग द स्टूडेंट्स। अब मैनिपुलेटिव स्किल्स होती हैं एक तरह से कि हम बच्चे को बॉल फेंकना सिखा रहे हैं, कुछ फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड सिखा रहे हैं हम उसको, ठीक है ना। तो यहां पे सबसे बेहतर जो है वो है कि क्रिएट अ सर्टेन वे ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग, एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किकता विकसित करने के लिए, एक अलग तरह का माइंडसेट प्रिपेयर करने के लिए हमें तैयार करता है। क्या वो है आपका एक्सप्लोरेटरी अप्रोच। अब एक्सप्लोरेटरी अप्रोच में क्या क्या चीजें आती हैं ये थोड़ा जानना जरूरी है, क्योंकि हमें सिर्फ क्वेश्चन नहीं पढ़ना, इसके आसपास की चीजें भी करना। ऑफ एक्सप्लोरेटरी लर्निंग, यानी ये जो खोज की हम बात कर रहे थे, इसमें इसकी विशेषताएं क्या हैं। एक तो ओपन एंडेड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, यानी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो उद्देश्य हैं सीखने के, वो बच्चे के हिसाब से तय होंगे, या हम कहेंगे उसकी नीड के अकॉर्डिंग, या फ्लेक्सिबिलिटी उस पर होगी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हाँ, क्लियर है इतनी बात। फिर आते हैं हम प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस दैट लीड स्टूडेंट्स टू एन एरे ऑफ आंसर्स एंड फर्दर क्वेश्चंस। यहां पे प्रॉब्लम बेस्ड अप्रोच से कहानी शुरू होती है। एक प्रॉब्लम आपके सामने पोज की जाएगी, फिर बच्चे एक्सप्लोर करेंगे, ठीक। स्टूडेंट चॉइस इन दी साउंड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स दे आर एक्सप्लोरिंग, जो भी बेसिकली वो इंस्ट्रूमेंट एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जिस भी फील्ड में वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वहां उनकी चॉइस होती है। एक तरह से कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है, यानी रचनावादी उपागम है, जो कि आपके सिलेबस में भी गिवन है। कॉग्निटिविस्ट, बिहेवियरिस्ट और कंस्ट्रक्टिविस्ट। लास्ट में एक क्वेश्चन है भी इस पे, देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेफ एंड सपोर्टिव लर्निंग एनवायरमेंट्स। एनवायरमेंट कैसा होना चाहिए, कॉन्ड्यूसिव होना चाहिए, आपके सिलेबस में भी गिवन है। सपोर्टिव होना चाहिए, कॉन्ड्यूसिव का मतलब होता है समृद्ध, जो आपको आगे बढ़ाए, जो आपको आगे बढ़ाए, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं सपोर्टिव लर्निंग एनवायरमेंट्स वेयर स्टूडेंट्स कैन सक्सीड और फेल विदाउट पेनल्टी व्हेन एक्सप्लोरिंग देयर म्यूजिकल आइडियाज। मान लीजिए म्यूजिक की हम यहां बात कर रहे हैं, किसी भी अदर सब्जेक्ट की भी अगर हम बात करेंगे, तो सेफ और सपोर्टिव ऐसा एनवायरमेंट जहां बच्चा फ्रीली अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर कर सके, वो एक्टिविटी करे तो इस बात का डर ना हो कि मैं फेल हो जाऊंगा, या इस बात का ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा इस तरह की ना हो कि रिजिड हो रहे हैं हम उसके साथ, जहां वो फेल भी हो तो कंफर्टेबली हो सके, क्योंकि ट्राई करना इंपॉर्टेंट है, फेल होना पार्ट है। एक्सटेंसिव टाइम टू एक्सप्लोर विदाउट रशिंग स्टूडेंट्स, मतलब हम ये कह सकते हैं कि समय जो है वो अच्छा खासा देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक एक मिनट के लिए हम बच्चों के पीछे पड़ जाएं, बहुत रिजिड टाइम टेबल बना दें। टीचर गाइडेंस दैट एम्फसाइजेस एक्सप्लोरिंग रेदर देन ऑर्गेनाइजिंग द सेंसरी क्वालिटीज ऑफ साउंड्स। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई एक आपका ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी होनी चाहिए। अच्छा, इसमें कुछ 5 एलिमेंट्स हैं साइकिल में। जब हम एक्सप्लोरेटरी लर्निंग की बात करते हैं तो इसमें 5 एलिमेंट्स हैं। इन 5 एलिमेंट्स को जान लेते हैं, क्या पता कहां नजर आ जाए। और अगर हम बात कर रहे थे, चाहे वो एक्सप्लोरेटरी लर्निंग हो, एक तरह का डिस्कवरी लर्निंग इसको कह सकते हैं। डिस्कवरी लर्निंग हमें पता है किसने दिया है, ब्रूनर ने दिया है, ठीक, कि बच्चा डिस्कवर करेगा, खोज करेगा, किसी एक समस्या के समाधान तक पहुंचेगा, ठीक। तो ब्रूनर ने दिया 1960s में, ठीक। और अगर हम बात करें एक्सप्लोरेटरी की, तो ये इसी का एक फॉर्म कह सकते हैं अगर देखा जाए तो, है ना, एक्सप्लोरेटरी। तो एक्सप्लोरेटरी में क्या, ये भी एक तरह का खोज है, एक तरह की खोज है जहां पे बच्चा एक्टिव है। दोनों ही क्या है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है। मीनिंगफुल लर्निंग, यानी क्या होता है यहां पे, अर्थपूर्ण अधिगम होता है, अर्थपूर्ण अधिगम होता है ना। मीनिंगफुल लर्निंग होती है कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद, जहां बच्चा एक्टिव है, टीचर फैसिलिटेटर है, ये बात हमको पता है, ठीक। लर्निंग बाय डूइंग हो रही होगी। देखिएगा कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन लोग थे, प्याजे, वाइगोस्की, ब्रूनर, ये सब जो है महत्वपूर्ण कंस्ट्रक्टिविस्ट लोग हैं, ठीक है। उसको जोड़ दिया गया है इसके साथ, जो आप ये छोटी छोटी लाइंस देख रहे हैं, ये जोड़ दिया गया है किसके साथ, कोल्ब के साथ यहाँ पे। तो एक्सप्लेनेटरी में किसी का हमें नाम लेने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि हम इस साइकिल के लिए किसी को नाम भी दें, ठीक। और दूसरी बात, हमने एक्सपीरियंशियल लर्निंग को भी यहीं जोड़ दिया, क्योंकि एक्सपीरियंस के बेस पे तो सिखा रहे हैं ना हम। कंस्ट्रक्टिविज्म की कोई भी अप्रोच है, अगर चाहे वो डिस्कवरी लर्निंग हो, चाहे वो एक्सप्लोरेटरी हो, चाहे वो आपका ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग का कोल्ब का साइकिल हो, ठीक है ना, दोनों में हम सिखा तो रहे हैं, बच्चे को एक्टिव ही तो रख रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। ठीक बात है या नहीं, बात ठीक है या नहीं है। करते हैं यहां किस चीज की, पहला पॉइंट है एक्सपीरियंस। पहले हम सिर्फ ये देखेंगे, एक्सपीरियंस यानी अनुभव, यानी आपने कुछ अनुभव किया, ये अनुभव आपका लिव्ड एक्सपीरियंस हो सकता है कि आपने कोई चीज अनुभव की अपने जीवन में, वास्तविक जीवन में, निजी जीवन में, या फिर आपने किसी चीज को टीवी पर देखा, वर्चुअल अनुभव भी हो सकता है। तो पहला क्या हुआ, अनुभव किया आपने, एक्सपीरियंस किया। इसको हम अगर कोल्ब की भाषा में देखें तो ये एब्स्ट्रैक्ट या फिर लिव्ड और वर्चुअल, तो ये अमूर्त है एक तरह से,
तो व्यक्ति क्या करेगा, एक्सप्लोर करेगा, या बच्चा क्या करेगा, एक्सप्लोर करेगा, खोजबीन करेगा, जिसमें वो ऑब्जर्व करेगा चीजें, एक्टिविटी करेगा, लर्निंग, इंटरेक्शंस। तो बेसिकली वो एक्टिवली इन्वॉल्व है। एक्सपीरियंस में आपने एक्सपीरियंस कर लिया, मेरे सामने कोई मूवी चल रही, मैंने अनुभव कर लिया, कुछ हुआ मेरे साथ, वो अनुभव कर लिया। अब एक्सप्लोरेशन में मुझे उस पर सोचना है, एक्टिवली ऑब्जर्व करना है, एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व रहना है। क्या कह रहे हो गरिमा? फिर आता है थर्ड, रिफ्लेक्शन। जब मैंने एक्सप्लोर किया, मैं एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रही, मैं ऑब्जर्वेशन में इन्वॉल्व रही, मैं लर्निंग में इन्वॉल्व रही, तो उसके बाद क्या होगा, फिर मैं रिफ्लेक्ट करूंगी। आपके पूरे सिलेबस में रिफ्लेक्शन इज इंपॉर्टेंट, कि चिंतनशील होना टीचर का, मुड़ करके ये देखना कि जो पढ़ाया वो किस हद तक अच्छा था, उसमें क्या परिवर्तन किया जा सकता था, कैसे लर्निंग को बेहतर कर सकते हैं, ये रिफ्लेक्शन का ही पार्ट है। ठीक है बात? कोई डायरेक्ट कॉन्सेप्ट्स। अब आप फॉर्म कर रहे हैं अपने अमूर्त संप्रत्तियों को, अपने अनुभव, अपने एक्सप्लोरेशन, अपने रिफ्लेक्शन के आधार पे अपना एक कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, आप संप्रत्य निर्माण कर रहे हैं। फिर उसको वेरीफाई करेंगे या टेस्ट करेंगे, जो कि लास्ट में हम हर एक प्रोसेस में करते ही हैं। ठीक, तो टेस्टिंग इन डिफरेंट सिचुएशंस, एब्स्ट्रैक्ट और लिव्ड और वर्चुअल। चाहे वो वर्चुअल सिचुएशंस में हम उसको, अगर कोई सॉफ्टवेयर है तो वहां कर पाए टेस्ट, रियल लाइफ में किसी बच्चे पर कर पाए कि ये जो पूरी प्रोसेस रही, इससे फायदा क्या हुआ। ठीक, तो एक्सपीरियंस यानी अनुभव करेंगे आप किसी चीज को, जिसमें एब्स्ट्रैक्टनेस भी आएगी, जिसमें अमूर्तता भी आएगी। ऐसा तो नहीं ना सारे अनुभव बिल्कुल आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएं, है ना। तो लिव्ड या वर्चुअल एक्सपीरियंसेस आ सकते हैं। फिर एक्सप्लोरेशन है, फिर आपका रिफ्लेक्शन है, फॉर्मिंग एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, देन टेस्टिंग। ठीक, इसको अगर ऐसे इससे कंफ्यूजन हो तो सिर्फ आप ये साइकिल देख सकते हैं। यहां आपने अनुभव किया, एक्सप्लोर किया, रिफ्लेक्ट किया, आपने फॉर्म किया जो भी आपका कॉन्सेप्ट है, फिर आपने टेस्ट किया, वेरीफाई या इवेल्युएट किया। ठीक, ये कहां, एक्सप्लोरेटरी साइकिल में ही अभी ये बातें चल रही हैं। अभी हम थर्ड क्वेश्चन पे ही हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी लंबी रहने वाली है। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इंप्लाइज, यानी सतत एवं समग्र मूल्यांकन की संकल्पना से क्या तात्पर्य है, कि हम लगातार भी सीख रहे हैं और कॉम्प्रिहेंसिवली यानी इन ऑल एस्पेक्ट्स। ठीक, फटाफट से जवाब दीजिएगा पोल में। फिर हम कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इंप्लाइज, अब ऐसा नहीं सीसी दिया हुआ है अगर टॉपिक में तो इससे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। हमेशा याद रखिएगा, जब भी पेपर में बात हो, जो इजी कॉन्सेप्ट्स हैं अगर आप उनके भी क्वेश्चंस गलत कर देंगे तो फिर मुश्किल में तो वैसे ही गलतियां बाकी लोग भी करने वाले हैं, तो ये अपने आप में खराब बात हो जाएगी। इसको ये नहीं सोच लेना अरे ये तो पता है, वो ये तो पता है से ही नंबर आने हैं, और ये तो पता है वाले टॉपिक के क्वेश्चंस गलत हुए तो गई गाड़ी। ठीक, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, तो डी ऑप्शन कह रहे हैं 60% लोग। तो अगर हम देखें आ लर्नर्स प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट इन ऑल स्कूल एक्टिविटीज, बिल्कुल हम क्या है, ये होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करेगा कि हम बच्चे को सर्वांगीण रूप से देख पाए, जांच पाए। स्कोलास्टिक होता है सिर्फ पेपर पेंसिल, या आपका स्कोलास्टिक को हम कहते हैं शैक्षिक पक्ष, जो सिर्फ क्लासरूम के अंदर पढ़ाई लिखाई पेपर पेंसिल टेस्ट की बात करेगा। आ लर्नर्स अचीवमेंट इन ऑल वीकली, मंथली एंड एनुअल टेस्ट, ऐसा नहीं कि बच्चे की जो अचीवमेंट है वीकली, मंथली और एनुअल टेस्ट में सिर्फ उसी पे फोकस करना, तो ये अपने आप में कॉग्निटिव एस्पेक्ट या सिर्फ पेपर पेंसिल टेस्ट हो गया। को स्कोलास्टिक एस्पेक्ट यानी सह शैक्षिक पक्ष या को करिकुलर एक्टिविटीज इसमें आई ही नहीं, जबकि सीसीई में को करिकुलर और करिकुलर दोनों आएंगे। तो पहले वाले में भी सिर्फ करिकुलर की बात हो गई, पेन पेपर की बात हो गई, दूसरे में भी को करिकुलर की, स्पोर्ट्स की, उसकी बाकी क्षमताओं की बच्चे के, वो बात ही नहीं हुई। आ लर्नर्स अचीवमेंट इन स्कोलास्टिक एंड लिटरेरी एक्टिविटीज, ये अगेन क्या हो गया आपका, क्या हो गया स्कोलास्टिक से ही संबंधित है, कि पेन पेपर टेस्ट से ही संबंधित है। तो यहां पे क्या बात होगी, एक अधिगमकर्ता की सभी विद्यालय गतिविधियों में उन्नति एवं उपलब्धि, यानी हर तरह की एक्टिविटी इन ऑल स्कूल एक्टिविटीज। अगर मैं देखूं यहां पे तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी बात सीसीई की होगी, सतत एवं, ये सीबीएसई ने लागू किया था 2009 में, एक इवैल्यूएशन का, मूल्यांकन का एक सिस्टम है, जिसमें हम सीसीई में क्या है आपका करिकुलर और को करिकुलर दोनों ही एक्टिविटीज आपकी शामिल होती हैं, है ना। स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक, स्कूल मतलब ऑल एक्टिविटीज, एक तरह से हम हर एक पक्ष में बच्चों को जांचने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ पेन पेपर पे नहीं, सिर्फ परसेंटेज वाइज ही नहीं। हम चाह रहे हैं कि उसका एप्टीट्यूड, उसका एटीट्यूड, हम उसको हर एक पक्ष में, वो म्यूजिक में कितना अच्छा है, वो स्पोर्ट्स में कितना अच्छा है, वो क्या अच्छा कर सकता है ना। शैक्षिक प्लस सह शैक्षिक, करिकुलर प्लस को करिकुलर कह लीजिए आप, या होलिस्टिक। होलिस्टिक वर्ड तो इतना प्यारा है, आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो, आपका चाहे सीसीई हो, डेवलपमेंट का चैप्टर हो, हर जगह पे सर्वांगीण पॉइंट जो है, यानी इन ऑल एस्पेक्ट्स, हम बच्चे को ऑल एस्पेक्ट्स में यानी सभी पक्षों में जांचने की बात कर रहे हैं, ना कि सिर्फ नंबर देकर के एक ही पक्ष में। अगर हम इसको ऐसे देखें, इसमें सीसीई में भी एक जो पहला सी है वो है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, यानी कंटिन्यू रखेंगे हम किसी चीज को, है ना, ड्यूरिंग द
होल ईयर ये चलता रहेगा। कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्प्रिहेंसिव का यहाँ पे मतलब होता है कि इन ऑल एस्पेक्ट्स। तो ये बेसिक बातें हैं जो हमें पता है, यानी सभी पक्षों में। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चे की प्रोग्रेस, अचीवमेंट इन ऑल स्कूल एक्टिविटीज। अगर हम इसको ऐसे देखें तो करिकुलम के कुछ प्रिंसिपल्स हो सकते हैं टीचिंग प्रोसेस में जिनको ध्यान में रखा जाए। ये एक्स्ट्रा में आपको डिस्कवरी लर्निंग के लिए दिए गए हैं, एक्सप्लोरेटरी लर्निंग से ही जुड़ा हुआ है। ये एक्सप्लोरेटरी लर्निंग के पास आना था कि बच्चा एंगेज्ड रहे, बच्चा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर पाए, एम्पावर कर पाए, हम उसको एग्जिबिट कर पाए। एग्जीबिशन यानी प्रदर्शनी, जो भी उसने बेहतर किया है, जैसे साइंस फेट वगैरह होती है, टीचिंग प्रोसेस का हिस्सा हो जाएगी। करिकुलम में चीजें इस तरह से डिजाइन हो कि बच्चा एंगेज रहे। एक्सप्लेनेशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ, तो ये ऐसी छोटी छोटी चीजें मैं बीच में लगाती रहूंगी जिनसे आपको थोड़ा सा फायदा होता रहे। जो आप नजर डालें तो इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। इसमें किसी का नाम नहीं आएगा, लेकिन करिकुलम के लिए क्या सिद्धांत हो गए, इंपॉर्टेंस क्या हो गई कि एंगेज रहे बच्चा, इस तरह का करिकुलम प्लान हो, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज भी होता रहे, एम्पावर करें हम बच्चे को। यही तो कह रही है ना डिस्कवरी लर्निंग, यानी खोज अधिगम की जब हम बात कर रहे हैं, स्पाइरल करिकुलम की बात कर रहे हैं, ब्रूनर। एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लेनेशन और एग्जीबिशन। एक्सप्लोरेशन में बच्चा अनुभव करेगा चीजें डिफरेंट डिफरेंट, एक्सप्लेनेशन में तो आप उसको और बेहतर तरीके से एज अ टीचर क्या कर पाते हैं, समझा पाते हैं, उससे जुड़ पाते हैं। एग्जिबिट में फिर आप फाइनली जो भी प्रोडक्ट है, मतलब जो भी लर्निंग है, उसको प्रदर्शित करते हैं। अगर इवैल्यूएशन के ट्रायंगल की हम बात करें, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम मूल्यांकन के ट्रायंगल की बात करें, अभी हम सीसीई की बात कर रहे थे, तो इवैल्यूएशन ट्रायंगल की अगर हम बात करें, जैसे हमें पता है एजुकेशन क्या है, ट्राइपोलर प्रोसेस है। किसने दिया? जॉन डुई ने। बाइपोलर प्रोसेस कौन कह रहा था? जॉन एडम्स कह रहे थे। तो ये ट्रायंगल की अगर इसी तरह से वो वाला एक ट्रायंगल हो गया, ये अलग ट्रायंगल है। तो इवैल्यूएशन ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो एक सिरे पर होता है, एक कॉर्नर पे है क्या आपका ऑब्जेक्टिव्स, यानी आपके क्या कहते हैं भैया ऑब्जेक्टिव्स को, बताइए, उद्देश्य। ठीक, कि हम पढ़ा क्यों रहे हैं, उसके उद्देश्य क्या है, एक तो ये चीज हो गई। फिर बाद में हम लर्निंग आउटकम्स देखते हैं कि वो उद्देश्य किस हद तक अचीव हो पाए, वो ऑब्जेक्टिव्स किस हद तक अचीव हो पाए, इसलिए भी हम कई बार अचीवमेंट टेस्ट लेते हैं। ठीक है, फिर आता है लर्निंग एक्सपीरियंसेस। पहले ऑब्जेक्टिव सेट हो गए, भाई कोई काम हम क्यों कर रहे हैं, उसका एक उद्देश्य तो होगा जीवन में, है ना। आप किसी को पसंद कर रहे हैं, उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो उद्देश्य कुछ तो रहा होगा आपके दिमाग में। ठीक है, फिर क्या है लर्निंग एक्सपीरियंस। लर्निंग एक्सपीरियंस है कि जब क्लासरूम में पढ़ाई लिखाई चल रही है या फिर जो भी एक्सपीरियंसेस स्कूल के दौरान हो रहे हैं, तो ये अधिगम के अनुभव हो गए, अधिगम अनुभव हो गए, ये हम कह सकते हैं। ठीक, अधिगम अनुभव हो गए, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, फिर हम आएंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन। तो हम ये कह सकते हैं कि इवैल्यूएशन के ट्रायंगल में सिर्फ एक मूल्यांकन नहीं है कि सीधा सीधा आप इवैल्यूएट कर देंगे। पहले उद्देश्य निर्धारित होंगे, इन उद्देश्यों के अगेंस्ट क्या है, पहले अनुभव दिए जाएंगे। उन अनुभवों के बाद हम ये देखेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव सेट हुए थे, जो उद्देश्य निर्धारित किए थे, जो गोल्स आपने बनाए थे, वो किस हद तक अचीव हो पाएंगे या हो पाए हैं। ठीक है ना, बहुत बड़े तेज प्रताप, क्लियर है? हाँ, कोई कह रहा है आप भी मुस्कुरा रहे हैं, नहीं हमें तो अधिकार ही नहीं है, हैं? मजाक कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं और जानेंगे चीजों को। अगर हम बात करते हैं यहाँ, तो इसमें 3 चीजें थी। OLE से आप याद रख सकते हैं, है ना। ओला नहीं है, ये ओल है। क्या है? ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो हम स्कूल में या पूरे ईयर में दे रहे हैं, और इवैल्यूएशन। ये इवैल्यूएशन ट्रायंगल के 3 सिरे हो गए। फिर आता है 4th क्वेश्चन आपका, पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां से असली क्वेश्चन शुरू हुए हैं, अब तक तो हम ट्राइबॉल खेल रहे थे। देखिएगा, तो द टेंडेंसी ऑफ टीचर्स टू गिव हाई रेटिंग्स टू स्टूडेंट्स विदाउट क्रिटिकली एग्जामिनिंग द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क टेंड्स टू। पढ़ लो एक बार, कोई दिक्कत। देखते हैं, द टेंडेंसी ऑफ टीचर्स टू गिव हाई रेटिंग्स टू स्टूडेंट्स विदाउट क्रिटिकली एग्जामिनिंग द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क टेंड्स टू, यानी विद्यार्थियों के कार्यों की गुणवत्ता की बिना समालोचनात्मक जांच के उच्च श्रेणी देने की अध्यापकों की प्रवृत्ति। यानी हम बच्चे की कॉपी में ये देख ही नहीं रहे कि वो उसने कितना क्वालिटी वर्क किया है ना, कि उसने, ठीक है ना, उसने कितना क्वालिटी वर्क किया है। तो विद्यार्थी की कार्य की गुणवत्ता हम देख ही नहीं रहे कि क्वालिटी ऑफ वर्क क्या है। हम देख रहे हैं हमें राइटिंग पसंद आ गई, या हमने जितना वो डिजर्व करता है उससे कहीं ज्यादा नंबर हम बिना क्रिटिकल थिंकिंग के ही दे रहे हैं। तो इससे होगा क्या? रिड्यूस द रिलायबिलिटी ऑफ देयर इवैल्यूएशन, यानी इवैल्यूएशन की ही रिलायबिलिटी कम हो जाएगी, या फिर रिड्यूस द वैलिडिटी ऑफ देयर इवैल्यूएशन, यानी वैधता कम हो जाएगी, या फिर अगर हम कहें इंक्रीज द रिलायबिलिटी ऑफ देयर इवैल्यूएशन। देखो इंक्रीज तो इससे कुछ नहीं होने वाला, तो आंसर क्या है? या तो ए होगा या तो बी होगा। ठीक है, या तो ए होगा या तो बी होगा। क्लियर है बात? तो अगर हम बात करें तो टेंडेंसी ऑफ टीचर्स टू गिव हाई रेटिंग्स टू स्टूडेंट्स विदाउट क्रिटिकली एग्जामिनिंग द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क, ये क्या है? टेंडेंसी बन गई है। टीचर्स क्या है, बार बार क्या करते हैं, जितनी वैल्यू है उस चीज की उससे ज्यादा नंबर दे रहे हैं।
वो ज्यादा क्रिटिकली एग्जामिन ही नहीं करना चाहते कि इसको नंबर मिलने कितने चाहिए, क्वालिटी क्या है इसके एस्से की या जो भी उसने आंसर राइटिंग की है। तो रिड्यूस द रिलायबिलिटी ऑफ देयर इवैल्यूएशन। देखो जरूरी नहीं है कि इसमें रिलायबिलिटी कम हो जाए, रिलायबिलिटी भी कम हो सकती है, लेकिन इससे इवेंचुअली क्या होगा, इससे इवेंचुअली रिड्यूस हो जाएगी वैलिडिटी, इतना पक्का है। ठीक, इनको आंसर यही कंसिडर करना चाहिए क्योंकि लॉजिकली यही बनता है। तो अगर हम देखें यहां पे तो एक चीज निकल करके आती है, ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं, बट मुझे पर्सनली ये लगता है यहां पे कि रिड्यूस द रिलायबिलिटी ऑफ देयर इवैल्यूएशन। भाई अगर रिलायबिलिटी हो सकती है क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन से हर बार उनको एक्स्ट्रा ही देना है, रिलायबिलिटी भी कम हो सकती है, बट वैलिडिटी तो 110% धीरे धीरे कम होती ही चली जाएगी। उसका रीजन क्या है? अच्छा, इसमें एक और शर्त है कि जो टेस्ट वैलिड है, शर्त भी, जो टेस्ट वैलिड है, ज्यादा चांसेस हैं कि वो रिलायबल अपने आप हो जाएगा, है ना, ज्यादा चांसेस हैं कि वो रिलायबल अपने आप हो जाएगा। इसमें 100% के तो हिसाब किताब नहीं होता, बट ये स्टेटमेंट चलता है अगर आप देखें एग्जाम्स में कि अगर वैलिड है तो रिलायबल होने की संभावना बढ़ जाती है। अब वैलिड और रिलायबल है क्या? वैलिड है जिस उद्देश्य के लिए बना है, जिस उद्देश्य के लिए बना है, जिस काम के लिए बना है, उस काम की पूर्ति करता हो। कि आपको केवीएस की पेडागोजी जांचने के लिए क्वेश्चंस बनाने थे, ऐसा ना हो मैथ्स के क्वेश्चन आपने उसमें डाल दिए, फिर वो वैलिड नहीं कहलाएंगे, है ना, फिर वो, हाँ बिल्कुल इनफ है, एक्शन ग्राफ वैलिड नहीं कहलाएंगे। तो जिस काम के लिए, जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई हैं चीजें, क्या वो उसको, उसकी पूर्ति कर पा रही हैं? फिर रिलायबिलिटी क्या है? विश्वसनीयता, इसको वैधता कहते हैं। विश्वसनीयता क्या है भाई? कि सेम रिजल्ट दे पा रही हैं चीजें, बार बार अगर आप एग्जामिन कर रहे हैं तो क्या सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं, बताइएगा। तो अगर सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि कोई टेस्ट रिलायबल हो, रिजल्ट्स सेम आ जाएं बार बार में, लेकिन वो वैलिड ना हो। तो यहां पे रिलायबिलिटी की प्रॉब्लम तो फॉर श्योर है ही, ऐसा नहीं कि ए ऑप्शन गलत है, रिलायबिलिटी की तो प्रॉब्लम यहां पे फॉर श्योर है ही, लेकिन ये रिलायबल तो हो सकता है कुछ सिचुएशंस में। ठीक है, अगर एक व्यक्ति की आदत बन गई है, उसको पता है कि इतना नंबर मेरे को देने हैं बार बार, इस तरह का अगर मेरे को आंसर दिखे, जो भी आपका असेसमेंट करने वाला व्यक्ति है, बट इवेंचुअली शुरुआत में हो सकता है रिलायबिलिटी की प्रॉब्लम हो, इवेंचुअली ये वैलिडिटी ही कम कर देगा एक टेस्ट की, क्योंकि जो टेस्ट रिलायबल नहीं है इवेंचुअली वो हिट करता है वैलिडिटी को भी। ठीक, तो एक अच्छे टेस्ट के कुछ गुण हैं, जैसे कि रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ये आपके कुछ गुण हैं। इसको इस तरह से भी देख सकते हैं हम, अगर देखना चाहें कि, हाँ, अगर हम ये देखना चाहें तो इस तरह से देख सकते हैं कि रिलायबल नॉट वैलिड, यानी सेम कंसिस्टेंसी तो आ रही है, बार बार टारगेट ये सेम जगह पे हिट हो रहा है, लेकिन वैलिड नहीं है, क्योंकि वैलिड होने के लिए सेंटर में हिट होना चाहिए। ठीक, तो जिस चीज के लिए बना है उस चीज पे खरा नहीं उतर पा रहा। वैलिड नॉट रिलायबल, अब वैलिड है, इसके आसपास है, बट रिलायबल नहीं है, इस बार कुछ अगली बार कुछ और रिजल्ट। नीदर रिलायबल नॉर वैलिड, यानी टारगेट से कोई दूर दूर तक संबंध ही नहीं है। बोथ रिलायबल एंड वैलिड कब होगा? जब टारगेट के पास भी हो, सेंटर में भी हो और बार बार लगभग सेम ही रिजल्ट आए, तब वो रिलायबल और वैलिड कहलाएगा कि सेम रिजल्ट आता है और जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है उसकी पूर्ति करता है कोई रिजल्ट। समझ पा रहे हैं हम बात को? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी का इस चीज में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, हम इस पे चर्चा कर सकते हैं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें पॉसिबिलिटी है कि वो रिलायबिलिटी को काउंट कर जाएं, क्योंकि बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है दोनों में, यहां जिस तरह से क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। ठीक, आगे बढ़ते हैं, बट हम वैलिडिटी की तरफ जाएंगे क्योंकि इवेंचुअली वैलिडिटी हिट होगी इस केस में। ठीक, हाई क्वालिटी फीडबैक में फोकस ऑन दी टास्क सब्जेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एक फीडबैक, जब आप इवेल्युएट कर रहे हैं बच्चे को, जब बच्चे का आकलन कर रहे हैं या फीडबैक देंगे उसको, तो कौन सा फीडबैक हाई क्वालिटी फीडबैक है, कौन सा लो क्वालिटी फीडबैक है, या अवॉइड करना चाहिए एज अ टीचर आपको। तो उच्च गुणवत्ता वाला फीडबैक हम प्रतिपुष्टि किसको कहेंगे? जो फोकस करता है टास्क पर, कि भाई मान लीजिए बच्चे को आपने कोई टास्क दिया था, एक टास्क बेस्ड लर्निंग होती है ना, आगे पढ़ेंगे, आपने कोई टास्क दिया था, वो टास्क उसने कैसे पूरा किया, कितने समय में पूरा किया, कितने अच्छे से पूरा किया, इस बारे में आप फीडबैक देंगे, ना कि बच्चे पे पर्सनल कमेंट करेंगे, अरे तुम तो हो ही खराब, अरे तुम तो ढीले हो, है ना, फालतू बातें। बच्चे के पर्सनैलिटी पे नहीं उसके अटैक करना, हमें क्या करना है उस टास्क पर या उस एक सब्जेक्ट, जो काम हम उससे करा रहे हैं उस समय पे, जिस चीज के लिए हम फीडबैक दे रहे हैं उस चीज पे फोकस करना है, ना कि बच्चे को ही लेबल कर देना है। तो हाई क्वालिटी फीडबैक में क्या होगा? हम टास्क पे फोकस करेंगे, हम सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे, हम सेल्फ रेगुलेशन स्ट्रेटजीज पर, कि चैलेंजिंग टाइम्स में बच्चा खुद को कैसे मैनेज कर पाता है या कैसे रेगुलेट कर पाता है अपने इमोशंस को। ये सारी चीजें जो है वो
हाई क्वालिटी असेसमेंट या हाई क्वालिटी फीडबैक का हिस्सा होंगी। वहीं अगर हम लोअर लेवल पे देखें या लोअर क्वालिटी फीडबैक देखें तो ये फोकस करेगा लर्नर्स पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी पर्सनल क्या क्षमताएं हैं, वो किस बैकग्राउंड से आता है। तो ये सारी जो है बेकार बातें हो जाएंगी, ये बिलो द बेल्ट चले जाएंगे हम, ठीक। और फीडबैक दैट ऑफर्स ओनली जनरल एंड वेग रिमार्क्स, यानी जनरल टर्म्स दे दो, जनरली कुछ भी कह दो, अरे तुम तो अच्छे हो। अब अच्छे हैं तो भाई क्या और अच्छा कैसे करें, कुछ एक फीडबैक तो दो, या तुम तो बहुत ही फलाने हो, है ना, तुमने हाँ काम ठीक किया है आपने। अब ये वेग हो गया कि आप कहना क्या चाह रहे हो, एग्जैक्टली बताओ ना कि बट हो सकता था, क्या हो सकता था। तो आपको जो फीडबैक देना है वो क्लियर देना है बच्चे को, जिससे स्पेसिफिक होकर के देना है कि आप टास्क, सब्जेक्ट या सेल्फ रेगुलेशन स्ट्रेटजीज इन पॉइंट्स पे ही उसको फीडबैक दें, क्लियर फीडबैक दें, स्पेसिफिक होकर के दें, ना कि जनरल और वेग टर्म्स में या फिर बच्चे की पर्सनल विशेषताओं पे कि वो किस परिवार से आता है, वो कपड़े कितने अच्छे पहनता है ना, या उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो उनसे बेटर है कि आप टास्क बेस्ड उसको फीडबैक दें। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या कहता है देखते हैं एक बार। एज अ टीचर व्हाइल इवैल्यूएटिंग लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स यू शुड अवॉइड। भाई एक टीचर के रूप में जब आप बच्चों के अधिगम को क्या कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं, उसका मूल्यांकन कर रहे हैं कि बच्चे सीखते कैसे हैं, तो अवॉइड क्या करेंगे, बचेंगे किससे। ये नॉट वाले क्वेश्चन सबसे खतरनाक होते हैं। तो किस चीज से बचना है जब हम बच्चे को इवैल्यूएट कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे वो किस हद तक अचीव हो पाए हैं, या फिर हमने कैसे लर्निंग एक्सपीरियंसेस दिए हैं, उसमें सुधार की क्या जरूरत है। में तो आप श्योर हैं कि मेकिंग कंपैरिजंस बिटवीन देम, बच्चे को कंपेयर नहीं करना होता, बच्चे को कोलैबोरेशन की तरफ लेके जाना है। कंपेयर करना है तो उसकी ही तुलना उसी से करनी है। भाई 3 महीने पहले कैसे थे और आज कैसे हो, अच्छे हो, बुरे हो, बेहतर हो, क्या कर सकते हो बेहतर। बच्चे को ही खुद से कंपेयर करें, आप खुद को खुद से कंपेयर करें, आपस में 2 लोगों को कंपेयर ना करें, वो फेयर नहीं होता लाइफ में कभी भी, है ना, वो सही तरीका भी नहीं है स्पेशली सिखाने का। फिर हम सिर्फ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट नेगेटिव वाली भरते हैं। एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होती है कि आप खुद में विश्वास आपका बढ़ रहा है, अपनी क्षमताओं में आपकी सेल्फ एफिकेसी, आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ रही है ना। तो यूजिंग वैरायटी ऑफ वेज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स, तो ये तो पॉजिटिव बात हो गई। हमको तो नेगेटिव चाहिए क्योंकि नॉट पूछा है हमसे, तो गलत पूछा है। फिर आएंगे प्रोवाइडिंग फीडबैक टू स्टूडेंट्स, ये भी पॉजिटिव बात है कि आप फीडबैक, प्रतिपुष्टि दे रहे हो बच्चों को, कैसे वो इंप्रूव करे। कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन कॉन्टिन्यूअसली एंड रिकॉर्ड दी सेम, ये बात भी सही है कि आप इंफॉर्मेशन को, डेटा को कलेक्ट करते रहते हैं और रिकॉर्ड करते हैं, समय आने पे फीडबैक देंगे उस डेटा, उस ऑब्जर्वेशन, उस रिकॉर्डेड डेटा के आधार पे। तो हम ये कहेंगे कंपैरिजन करना गलत बात है और जो गलत बात है वही सही बात है, क्योंकि हमसे पूछा ही गलत है, तो जो गलत वही सही। सिंपल बात, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या। तो तुलना करना सबसे खराब बात हो जाएगी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6, पढ़िए, जवाब दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये भी बहुत, इंपेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप में क्या अंतर है ना, मुझे लगता है इस पे एक क्वेश्चन तो बनना चाहिए। इंपेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप के बीच में अंतर पूछा है। रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन, जैसे जैसे हम क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन अच्छे होते चले जाएंगे। तो रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन इंपेयरमेंट यानी क्षीणता, अपंगता एवं अक्षमता के मध्य अंतर के संदर्भ में हम निश्चित रूप से क्या कह सकते हैं, बताइए, फटाफट से बताइए, कोई समझ क्या है। तो इंपेयरमेंट रेफर्स टू दी एबनॉर्मेलिटी ऑफ अ स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ एन ऑर्गन, बात तो सही है। डिसेबिलिटी क्या है, डिसेबिलिटी इज द फंक्शनल कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंपेयरमेंट। फिर है हैंडीकैप इज आल्सो डिफाइंड एज सोशल कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंपेयरमेंट, ठीक है। हैंडीकैप रेफर्स टू द इनेबिलिटी टू यूज डिफरेंट ऑर्गन्स इफेक्टिवली एज नॉर्मल पर्सन्स डू, ये नहीं है, ये किसके बारे में, डिसेबिलिटी के बारे में बात है ना, ये डिसेबिलिटी के बारे में बात है। हैंडीकैप सोसाइटी के एस्पेक्ट में सोसाइटी बना देती है ना। डिसेबिलिटी किस वजह से, डिसेबिलिटी आपकी इंपेयरमेंट, जो भी शारीरिक कोई भी अगर ऑर्गन डिफेक्टेड है या कुछ मिसिंग है कोई ऑर्गन, या प्रॉब्लम जो आपकी फिजिकली है, स्ट्रक्चरल जो प्रॉब्लम है, वो इंपेयरमेंट कहलाती है, क्षीणता कहलाती है कि इस चीज की कमी है या ये डिफेक्टेड है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मेरा विजन, जो आंख में कोई नर्व मिसिंग है या कुछ और ब्रेन में कोई नर्व मिसिंग है, हाथ ठीक से काम नहीं करता, वो डेवलप ही नहीं हो पाया था, तो ये जो हाथ काम करना बाद में आएगा, लेकिन हाथ का स्ट्रक्चर ही ठीक नहीं है मान लीजिए, उसकी वजह से मैं लिख नहीं पाती हूं, तो हाथ का स्ट्रक्चर ठीक ना होना इंपेयरमेंट है, उसकी वजह से लिख ना पाना डिसेबिलिटी है। हैंडीकैप क्या है, जो समाज में, सोसाइटी, सोशली जब हम ग्रुप में इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे इस वजह से, तो वो आपका हैंडीकैप बन जाता है, ठीक। इसको बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, समझते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे इंपेयरमेंट रेफर्स टू द एबनॉर्मेलिटी ऑफ अ स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ एन ऑर्गन, ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि इंपेयरमेंट का ही हमेशा परिणाम होगा, डिसेबिलिटी के कारण डिफरेंट हो सकते हैं। कई बार आप मान लीजिए आप में कोई डायरेक्ट कुछ मिसिंग नहीं है, बट ऐसा भी तो हो सकता है फिर भी कोई डिसेबिलिटी क्रिएट हो जाए किसी भी वजह से।
आगे बढ़ेंगे, इसको इस तरह से देखेंगे। अब एक ये आपका ICIDH एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन देता है इनकी, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट्स। तो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन है इंपेयरमेंट की, क्षीणता की, डिसेबिलिटीज, दिव्यांगता, हैंडीकैप्स, इन तीनों की ICIDH बोल रहे हैं इसको हम, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन है। और इसको क्या कहा गया है, ICIDH के द्वारा कहा गया है कि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट्स, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप, इसकी फुल फॉर्म भी याद रख सकते हैं, बेस्ड ऑन दी बायोसाइकोसोशल डिजीज मॉडल। बायोसाइकोसोशल डिजीज क्या होगी भाई, बायो का मतलब है हमारी बायोलॉजी, हमारी हेरिडिटी, हमारा स्ट्रक्चर, ठीक। साइको क्या हुआ, जो हमारे मन या हमारे मस्तिष्क से चलने वाली चीजें हैं, फंक्शन करने वाली चीजें हैं, तो हम कह देंगे ब्रेन या माइंड कह लीजिएगा आप। सोशल क्या है, जो सोसाइटी ने हमको एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया है, क्योंकि हमें मान लीजिए चलने में, हमारे पैर में कोई दिक्कत थी तो उसकी वजह से हम दौड़ नहीं पा रहे थे, बट सोसाइटी ने क्या कहा, अरे तुम तो फलाने हो, तुम तो ऐसे हो, या तुमको तो इस चीज में इन्वॉल्व ही नहीं करेंगे, तो वो तब हैंडीकैप बन जाता है। जब तक आपको उस चीज से दिक्कत हो रही थी वो डिसेबिलिटी थी, लेकिन जो फंडामेंटली जो चीज मिसिंग है, या आपका मान लीजिए स्ट्रक्चर में ही जो प्रॉब्लम है, वो अपने आप में इंपेयरमेंट कहलाता है। कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैंने ऐड कर दी हैं, देखिएगा। अगर हम बात करें यहां तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, तो यहां पे क्या बात हो रही थी, यहां पे बात हो रही थी कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों ही किसमें, इंपेयरमेंट में आ जाएंगे, ठीक। लेकिन इन्होंने क्या किया, फंक्शनल को, जस्ट फंक्शनल को अलग से डाल दिया बी ऑप्शन में, ठीक। तो अगर हम कहें स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बॉडी इंपेयरमेंट्स, तो स्ट्रक्चर और फंक्शन से रिलेटेड, प्रकार्य और संरचना से संबंधित दुर्बलता या समस्या इंपेयरमेंट्स कहलाएंगी, यानी हम कहेंगे ये इंपेयरमेंट है, ठीक। जब बच्चे की संरचना में कोई प्रॉब्लम हो या कार्यात्मकता में उसकी वजह से कोई समस्या आ रही है। डिसेबिलिटीज और रेस्ट्रिक्शंस ऑफ एक्टिविटीज इन एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, जब डेली लिविंग की एक्टिविटीज में, दैनिक गतिविधियों में उसको समस्या हो या क्या हो, रेस्ट्रिक्शन महसूस हो, लिमिटेशन महसूस हो, तो वो डिसेबिलिटी। हैंडीकैप्स और पार्टिसिपेशन, हैंडीकैप्स क्या है, पार्टिसिपेशन लिमिटेशन इन सोशल इंटीग्रेशन, कि हमने ये कह दिया कि ये वाली रेस हो रही है, इसमें आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, या इस जगह पे आप नहीं जा सकते क्योंकि आपको ये समस्या है, तो समाज ने रोक दिया तो हैंडीकैप हो गया। शरीर या फिर बेसिकली उस किसी एक ऑर्गन के, या ऑर्गन के मिसिंग होने पे या डिफेक्टेड होने पे जो प्रॉब्लम है, वो आपकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों समस्याएं उससे होंगी, वो इंपेयरमेंट बन गया। अब डिसेबिलिटीज और रेस्ट्रिक्शंस ऑफ एक्टिविटीज इन एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, अब क्योंकि कोई एक ऑर्गन या तो डिफेक्टेड है, या तो फिर मिसिंग है, या तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है, तो वो इंपेयरमेंट की वजह से क्या होगा, जो आपकी डेली एक्टिविटीज होंगी वो अफेक्ट होंगी, तो उसको डिसेबिलिटी कह रहे हैं हम। उस केस में डिसेबल्ड बन जाएगा व्यक्ति, क्यों, क्योंकि कोई एक इंपेयरमेंट है, ठीक। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, समझते हैं क्या कहानी है। इन एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम, ABC ही कहेंगे इसको, तो है ना, कि एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ABL भी कह देते हैं, गतिविधि आधारित पाठ्यचर्या, तो ये भी आपकी वही कंस्ट्रक्टिविज्म पे ही आधारित है, रचनावाद पर ही आधारित है, ठीक है ना। क्वेश्चन में नॉट होना चाहिए था, मुझे भी लग रहा है इसमें मिसिंग है कहीं तो नॉट, तो देखिएगा एक बार चेक कर लेंगे उसको, अगर नॉट हुआ तो, क्योंकि वो डिसेबिलिटी वाला पॉइंट भी पूरी तरह से गलत नहीं था, बट अगर सबसे बेहतर ऑप्शन चूज करते तो फिर हमारा इंपेयरमेंट वाला ही था। मुझे भी लग रहा है इसमें नॉट होना चाहिए था, एक बार चेक कर लेंगे। लोग कमेंट कर रहे हैं हैप्पी टुडे निशा जी। निशा जी मुझे ही बहुत दिनों बाद मिली हैं, मैं ही पता नहीं कौन सी दुनिया में थी इतने टाइम से। इन एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम यानी गतिविधि आधारित पाठ्यचर्या में द लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज हैव टू बी स्टैंडर्डाइज्ड बाय द एजुकेशनल अथॉरिटीज, यानी शैक्षिक अधिकारियों द्वारा गतिविधियों की सूची का मानकीकरण एकदम स्टैंडर्डाइज्ड बना दो, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस चले जाते हैं, जैसी चीजें स्टैंडर्डाइज्ड होती है, मानकीकृत होती हैं। भाई आपको तो एक्टिविटी बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग हर दिन अलग अलग तरह से आप प्लान कर सकते हैं, उसको मानकीकृत नहीं बना सकते ना कि बस यही एक्टिविटी होगी, इतनी ये एक्टिविटी होनी है, तो स्टैंडर्डाइज नहीं करेंगे, ये तो फ्लेक्सिबिलिटी इसमें रहनी चाहिए। स्टैंडर्डाइज जितनी भी चीजें होती हैं उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस की कमी हो जाती है, ये पॉइंट याद रखिएगा, है ना। मानकीकरण जब हम बहुत ज्यादा कर देते हैं, क्योंकि वो मानकीकरण बड़ी पॉपुलेशन के लिए है। अगर मान लीजिए हम केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम ले रहे हैं या सीटेट का एग्जाम ले रहे हैं, तो 20 लाख लोग मान लीजिए अगर दे रहे हैं, केवीएस में तो नहीं है ऐसा, तो उस केस में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे उतना फोकस नहीं जाता कि इस व्यक्ति की क्या नीड्स हैं, ये किस तरह से, मान लीजिए कोई बच्चा हो जो ओरली ज्यादा अच्छे से सुना दे, लेकिन हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस का हम ध्यान नहीं रख पाते स्टैंडर्डाइज में, क्योंकि बड़ी पॉपुलेशन को केटर करना होता है, ठीक। एक्टिविटीज आर डिसाइडेड इन एडवांस बिफोर द स्टार्ट ऑफ द सेशन, यानी जो सत्र प्रारंभ होने से ही गतिविधियां जो है पहले से निर्धारित हो जाती हैं। चलो कुछ हद तक हम कह सकते हैं, बट ऐसा नहीं, कुछ एक्टिविटीज आपकी जब चल रहा होगा सेशन आपका
तब भी आ सकती हैं। द होल सिलेबस इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एक्टिविटीज, द टीचर्स रोल इज मिनिमम। ऐसा नहीं है कि टीचर का रोल फैसिलिटेटर का यहां पर है। ठीक, तो बेहतर ऑप्शन क्या है? द होल सिलेबस इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एक्टिविटीज, पूरा पाठ्यक्रम गतिविधियों में रूपांतरित कर दिया जाता है। एक्टिविटी बेस्ड का मतलब ये जो नॉर्मल सिलेबस है उससे डिफरेंट हो गया। इसका पूरा बेस आधार क्या है? एक्टिविटी है, कि हम डिफरेंट एक्टिविटीज से पूरा सिलेबस कवर करा देते हैं। तो इसकी बहुत बड़ी विशेषता है कि जो होल सिलेबस है उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है एक्टिविटीज में, कि बच्चा एक्टिविटीज के थ्रू सीखेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि एक्टिविटीज डिसाइडेड इन एडवांस बिफोर द स्टार्ट ऑफ द सेशन, कि सिर्फ सेशन के स्टार्ट से पहले ही होंगी। ये ऑप्शन उतना बुरा नहीं था कि हम इसको बिल्कुल नेगेटिव कह दें, क्योंकि पेडागोजी में ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही कट टू कट मना हो जाए बाकी के तीनों ऑप्शन। लैंग्वेज का भी फर्क आता है, कॉन्सेप्ट में सब्जेक्टिविटी होती है। कई बार हमें बेहतर ऑप्शन चाहिए, चार में से वही वाला रूल लागू होगा। आप अपने लिए किसी को पसंद कर रहे हैं, ढूंढने जा रहे हैं, शादी कर रहे हैं, आपको बेस्ट चाहिए बाकी ऑप्शंस में, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 नंबर वही दिलाएगा आपको। ठीक, तो ये एक बेसिक सी बात हुई। एक टास्क बेस्ड लर्निंग भी है, ये तो एबीएल हुई आपकी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ये सब कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच जो है आपकी रचनावादी, उससे ही प्रभावित हैं, क्योंकि बच्चे को एक्टिव रखने की बात करते हैं। मीनिंगफुल लर्निंग होगी यहाँ पे। टास्क बेस्ड लर्निंग टीबीएल में क्या होता है? एक टास्क दिया जाएगा, टास्क को आधार बनाया जाएगा, प्रेजेंटेशन होगी, एक इस टास्क पे फोकस करेगा, प्लानिंग करी जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा? प्री टास्क क्या है? इसमें 3 स्टेजेस हैं, कि टास्क से पहले बच्चे को एंगेज कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, एक्सप्लोर करा रहे हैं, फिर टास्क के टाइम पे उस टास्क पे फोकस होगा। फिर उसके बाद रिव्यू या इवैल्यूएशन, जैसा कि हर जगह पे होता है कि वो टास्क कितना एक्यूरेटली कर लिया गया है। ये चीज होती है टास्क बेस्ड लर्निंग में, टीबीएल हम इसको बोलते हैं। अब अगर हम बात करें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, एबीएल के कुछ सिद्धांत हैं बेसिक। एबीएल में हमने क्या देखा? पूरे सिलेबस को हमने क्या कर दिया? ट्रांसफॉर्म कर दिया एक्टिविटी बेस्ड चीजों पे। जैसे अभी ये उड़ने का कॉन्सेप्ट किससे? एक एक्टिविटी करके सीख रहे हैं, है ना। कोई समाज में कोई समस्या चल रही है, उसका नुक्कड़ नाटक से सीख रहे हैं अगर जो कॉन्सेप्ट है, तो यानी सारे सिलेबस को ट्रांसफॉर्म कर दिया एक्टिविटी में, तो वो एक्टिविटी बेस्ड हो गया। ठीक है ना। तो अब यहां पर हम क्या सीखेंगे? प्रतीक्षा बताइए कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के कुछ 5 सिद्धांत हैं जो महत्वपूर्ण है। एक्ट एज अ गाइड रेदर देन अ लेक्चरर। ये हमें वैसे भी ध्यान रखना है कि लेक्चर मेथड को हम बहुत अच्छा नहीं मानते। लेक्चर मेथड कब अच्छा है? व्याख्यान विधि कब अच्छी है? इसको चॉक एंड टॉक मेथड कहते हैं। जैसे अभी जो स्थिति है हमारी थोड़ी बेटर है, हमारे पास स्मार्ट बोर्ड है आज की दुनिया में। अदरवाइज आज से 20-30 साल पहले हम क्या देख रहे हैं? आज भी बहुत सारी जगह पे चॉक का इस्तेमाल किया जाएगा और टॉक का इस्तेमाल किया जाएगा, तो ये थोड़ा बोरिंग हो जाता है। लेकिन इसका फायदा क्या है कि आप ज्यादा इंफॉर्मेशन को कम समय में डिलीवर कर सकते हैं। ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन, यानी ज्यादा बड़े जो स्टूडेंट्स की संख्या अगर बहुत ज्यादा है तो आप 1000, 2000, 200, 500 लोगों को भी लेक्चर दे सकते हैं अगर थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लें तो इसको चॉक एंड टॉक मेथड कहते हैं। बहुत ही पुरानी विधि है, लेकिन इसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि ये पैसिव बना देती है बच्चे को, टीचर सेंटर्ड मेथड है। ठीक, तो हमें यहाँ पे, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्या है? कंस्ट्रक्टिविज्म आधारित है, एक तरह से रचनावाद, बच्चे को एक्टिव रखने पे फोकस करेगी। नाम ही है एक्टिविटी बेस्ड, यानी प्रतिक्रिया की या सक्रियता की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे टीचर को एक गाइड के रूप में वो करना है, अपने आप को रिप्रेजेंट, ना कि एक लेक्चरर के रूप में कि जो बस ज्ञान देकर के चला जाए। गाइड या फैसिलिटेटर क्या होगा? जो उनके बीच में रह के नॉलेज को क्रिएट करा सके, फैसिलिटेट कर सके, जिन चीजों की जरूरत हो वहां पर वो अवेलेबल कराई जाए। मेंटेन ओपन कम्युनिकेशन विद स्टूडेंट्स। ये जरूरी है कि डिस्कशन यानी चर्चा की जाए, परिचर्चा की जाए, डिबेट्स हो क्लासरूम में, तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम बात कर पाए। ठीक, एनकरेज स्टूडेंट इंटरेक्शंस। बच्चे भी आपस में इंटरेक्ट कर पाए, ग्रुप बना करके कोऑपरेट करें, कोलैबोरेट करें, डिबेट करें। 70 एक्टिविटीज हो सकती हैं। बी फ्लेक्सिबल एंड क्रिएटिव। जितना हो सके कुछ नई एक्टिविटीज, कुछ डिफरेंट सोचना है, लीक से हटके सोचना है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। फ्लेक्सिबल यानी लचीलापन होना चाहिए। एक तरीका काम नहीं किया तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, डिफरेंट वेज को हम यूज कर सकते हैं। एक्सप्लोर इंटरैक्टिव ऑनलाइन टूल्स, यानी आजकल के समय में हम जब डिजिटल लिटरेसी की बात कर रहे हैं, 21st सेंचुरी स्किल्स की बात कर रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, जिसमें डिजिटल लिटरेसी अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, तो ये जरूरी है कि हम आईसीटी का, डिजिटल लिटरेसी का प्रयोग करें, ऑनलाइन टूल्स का प्रयोग करें। बच्चों को अलग अलग वीडियोस दिखा सकते हैं, वर्चुअल एक्सपीरियंस दे सकते हैं और उनको सिखा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट शुड अ टीचर यूज टू डिटरमिन अ स्टूडेंट्स एबिलिटी टू परफॉर्म वेल इन अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडी और एक्टिविटी। यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक टीचर की एक बच्चे की क्षमता कि वो कितना बेहतर करेगा किसी एक एक्टिविटी में या किसी एक फील्ड ऑफ एक्टिविटी में, किस तरह के टेस्ट से मेजर हो पाएगी। ठीक है ना। मुसाफिर कह रही मैम इग्नोर मत करो प्लीज, क्या पूछ रहे हो भाई, है ना। क्वेश्चंस मैं कम ही ले रही हूं, ठीक है ना। क्वेश्चंस मैं कम ही ले रही हूं, हमारा फोकस इस बात पे है कि समय कम है तो हम पढ़ लें। आपके पीछे ऑप्शंस छिप जाते हैं, लो हम साइड ही हो जाते हैं।
ऑप्शंस देख लीजिए। फॉलोइंग टेस्ट शुड अ टीचर यूज, किस तरह का टेस्ट टीचर को यूज करना चाहिए ये सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चों की एबिलिटी क्या है टू परफॉर्म वेल इन अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडी और एक्टिविटी। किसी एक एक्टिविटी में या किसी एक फील्ड में या किसी एक सब्जेक्ट में बच्चा कितना अच्छा कर सकता है, उसके लिए किस तरह का टेस्ट एडमिनिस्टर किया जाए। तो एप्टीट्यूड टेस्ट कई लोग इसमें कह रहे हैं, बट एप्टीट्यूड टेस्ट जब तक आपका किसी एक स्किल को जज करने की बात ना हो तब तक एप्टीट्यूड टेस्ट के चांसेस कम होते हैं कि वो आंसर में होगा, ठीक है ना। अगर हम यहां देखें तो हम ये कह रहे हैं कि आपके हिसाब से एप्टीट्यूड बन रहा है, स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि ये इसलिए देखा जाता है कि कितना अचीव कर लिया, जो भी ऑब्जेक्टिव शुरुआत में जब क्वेश्चन पूछे कि जो ऑब्जेक्टिव्स निर्धारित हुए थे वो किस हद तक अचीव हो पाए हैं, इसके लिए अचीवमेंट टेस्ट होगा। लैंग्वेज का अंतर है थोड़ा सा। एंड इंटरेस्ट इन्वेंट्री में मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं, तो यहां पे हम मल्टीपल क्वेश्चंस की एक लिस्ट नहीं दे रहे बच्चे को। एप्टीट्यूड टेस्ट या परफॉर्मेंस टेस्ट, इस केस में ये परफॉर्मेंस टेस्ट होगा कि किसी एक पर्टिकुलर टास्क या किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में किस हद तक बच्चा बेहतर परफॉर्म कर सकता है, कितना उसने अचीव किया हुआ है, ये परफॉर्मेंस टेस्ट है। किसी एक स्किल में वो कितना अच्छा है, मान लीजिए टीचिंग भी क्या है, एक एप्टीट्यूड है, तो आपसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एप्टीट्यूड को टेस्ट करने के लिए कि आप टीचिंग में जा सकते हैं, आप सिंगिंग में जा सकते हैं या नहीं जा सकते, ये एप्टीट्यूड टेस्ट है। एप्टीट्यूड टेस्ट हमेशा किसी एक करियर या किसी एक स्किल को एक्वायर करने की आपके अंदर जो एबिलिटी है उसके लिए टेस्ट होता है। वहीं अगर हम परफॉर्मेंस टेस्ट की बात करें तो यहां पे सिंपली इन्होंने पूछा है किसी भी एक्टिविटी, कोई भी स्टडी भी हो सकती है, आप बेहतर परफॉर्म कर पा रहे हैं या नहीं, ये परफॉर्मेंस टेस्ट तय करेगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, व्हाइल प्लानिंग अ लेसन अ टीचर नीड नॉट, यानी एक लेसन प्लानिंग करते समय, एक पाठ योजना बनाते समय एक शिक्षक और शिक्षिका को नहीं चाहिए कि, यानी लेसन प्लानिंग करते समय आप क्या नहीं करेंगे ये पूछा है। तो लेसन प्लानिंग करते समय आप कंसल्ट करेंगे रेफरेंस बुक को, बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि आप अपना लेसन प्लान कर रहे हैं तो आपका, जब हम सिलेबस भी कर रहे हैं तो पता नहीं कितने सोर्सेज एकदम तलाशने पड़ते हैं, चाहे वो एनआईओएस की किताबें हो, चाहे वो इग्नू की किताबें हो, चाहे वो एनसीईआरटी की किताबें हो, सीबीएसई के मैनुअल्स हो, आपके मेरी पर्सनली जो इतनी किताबों के ढेर हैं, है ना, तो क्या होगा, रेफरेंस बुक्स तो यूज करनी पड़ती हैं। ऐसा थोड़ी है कि आप सब कुछ जानते होंगे, तो वह एक संदर्भ पुस्तक से परामर्श ले, लेसन प्लानिंग में जरूरी है। नो द, तभी तो प्लानिंग कह रहे हैं, अदरवाइज तो ऐसे चले जाओ खेलते कूदते क्लास में। नो द परफॉर्मेंस लेवल ऑफ लर्नर्स, और प्लानिंग का बच्चे की परफॉर्मेंस उसकी लर्निंग पर डायरेक्टली बहुत बड़ा इफेक्ट है, इंपैक्ट है, तो जरूरी है कि टीचर क्लास में जाने से पहले प्लान करके जाए। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट है बी पॉइंट, बी ऑप्शन, नो द परफॉर्मेंस लेवल ऑफ लर्नर्स, यानी बच्चों के प्रदर्शन का स्तर ज्ञात करना। अच्छा, मतलब प्लान करते समय बच्चों के परफॉर्मेंस का स्तर ज्ञात करना, चलो ठीक है, कुछ हद तक ठीक है कि हम शुरुआत में प्रीवियस नॉलेज के लिए, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग के लिए कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, देख रहे हैं कि बच्चों को आता कितना है, तब उसके प्रीवियस नॉलेज से नई नॉलेज को हम जोड़ करके पढ़ाते हैं। वरी अबाउट द एक्सपेक्टेड आउटकम्स ऑफ हिज और हर टीचिंग, ये गड़बड़ है कि आप लेसन प्लानिंग कर रहे हैं और आप पहले से ही क्या है, चिंतित हैं कि परिणाम क्या आएगा, कितने बच्चे पास होंगे, कितने बच्चे फेल होंगे, कितने बच्चे टॉप करेंगे। तो ये सही तरीका नहीं है लर्निंग का, कि आपका फोकस सारा जो है वो इस बात पे हो, जैसे अभी कई लोगों का होगा कि हाय रे पास होऊंगा कि फेल होऊंगा, कहीं फेल ना हो जाऊं, कहीं फेल ना हो जाऊं, बजाय कि होना किस चीज पे चाहिए कि क्या क्या पढ़ लूं, रेफरेंस मटेरियल है ना, अभी किस लेवल पे हूं, ठीक है उसको चेक कर लूं, लेकिन परेशान ना हूं कि इतने आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, तो ये सोच लूं कि अब जो है आउटकम क्या होगा, आउटकम क्या होगा, इसकी वरी नहीं करनी है, चिंता नहीं करनी है इस चीज की, बट हो जाती है थोड़ी। नो द होम बैकग्राउंड ऑफ द लर्नर्स, यानी बच्चे किस परिप्रेक्ष्य से आ रहे हैं ये जानना भी जरूरी होता है। यहां पे आप बच्चे को जज नहीं कर रहे हैं कि वो गरीब परिवार से है या अमीर परिवार से है, यहां पे आप उसकी जो बैकग्राउंड है, जो पृष्ठभूमि है, जिस पृष्ठभूमि से वो आता है उसको जानेंगे तो अच्छे एग्जांपल्स, जिस दुनिया से वो आता है, वो जो स्कूल और घर के बीच का गैप है जो एनसीएफ कहता है, उसको आप कम कर पाएंगे। ये जो गैप है कि बच्चा स्कूल में अनकंफर्टेबल या उतना कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पाता जितना वो घर पे करता है, इसको आप कम कर पाएंगे, इस गैप को, है ना। ये जो गैप है किसके बीच में, स्कूल और होम के बीच में, इसको आप कम कर पाएंगे यदि आप बच्चे से थोड़े से जुड़ जाएं तो। ठीक है, ये गैप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा यदि हम उसके बैकग्राउंड को थोड़ा सा जानते होंगे। इसलिए हम पेरेंट टीचर मीटिंग्स रखते हैं जो आपका हमें जानने में मदद करती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इस पे आएगा मुझे लगता है। व्हेन प्रिपेयरिंग आईईपी इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी कंसिडर्ड अ बेसिस, जब आप इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान बना रहे हैं तो किस चीज को ध्यान में नहीं रखेंगे। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान किसके लिए बनते हैं, स्पेशल एजुकेशन में स्पेशल बच्चों के लिए बनाए जाते हैं। सही है बात, ठीक है, निशा ने कह दिया, मान लिया हमने। ठीक,
और अगर हम बात करें किस चीज की, तो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान स्पेशल एजुकेशन में स्पेशल बच्चों के लिए बनाए जाते हैं, उनके पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट लेकर के, बच्चे की नीड को देखते हुए, हर एक बच्चे के लिए इंडिविजुअल डिफरेंस का ध्यान रखते हुए हम इंडिविजुअलाइज्ड, नाम ही है इंडिविजुअलाइज्ड, यानी इंडिविजुअल की नीड्स को ध्यान में रख करके। कोई बात नहीं प्रियल, मैंने कहा था आपको, बैच में भी कहा था जिस दिन सिलेबस खत्म हुआ था, कि अभी जब शुरुआत में हम क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे तो एक दो दिन तो ऐसा लग सकता है कि यार क्या चल रहा है ये, है ना, या फिर गलतियां ज्यादा हो रही हैं तो घबराहट होगी, बट वो कॉन्सेप्ट्स फिर धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। ये पीडीएफ आपके पास आएगी, इसके बारे में और पढ़ेंगे, जिन ऑप्शंस में कंफ्यूजन उनके बारे में और पढ़ेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं। पूजा अच्छा स्कोर है, मेहनत करो बस, ठीक। तो अगर हम डी ऑप्शन की बात करें यहाँ पे, जो कि आप लोग कह रहे हैं, देखते हैं करंट स्ट्रेंथ ऑफ द लर्नर। भाई बच्चे की स्ट्रेंथ को बेस बनाएं, बिल्कुल सही बात है कि बच्चे के अंदर क्षमताएं क्या हैं उसको बेस बनाया जाएगा, कमियां क्या है उनको जाना जाएगा, लेकिन बेस किसको बनाएंगे, स्ट्रेंथ्स को, क्योंकि हम स्ट्रेंथ पे ही तो बिल्डिंग बनाएंगे ना। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट पे, तो ऑप्शन बी है इंडिविजुअल गोल्स टू बी अचीव्ड, यानी हम व्यक्तिगत उद्देश्य क्या निर्धारित कर रहे हैं, बच्चे के सामने क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या उसको अचीव करना है। फिर आता है टाइम फ्रेम्स फॉर अचीवमेंट ऑफ द गोल्स, यानी कितने समय में क्या करना है, उसको अचीव करना है। प्रिपेयरिंग द आईईपी विदाउट कंसल्टिंग द पेरेंट्स, देखो एक टाइम फ्रेम भी ठीक है, आप कुछ हद तक निर्धारित कर सकते हो, बट ये टाइम फ्रेम भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बच्चे पे इंपोज्ड नहीं होना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि पेरेंट्स को इन्वॉल्व ही ना करें, यही प्रॉब्लम बन जाएगी, क्योंकि पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया जाता है क्योंकि वो बच्चे को बेहतर जानते हैं, बच्चा घर पे रहता है एक अच्छे खासे समय, और उसकी क्या क्षमताएं हैं, उसको अगर स्पेशल एजुकेशन में डिसेबिलिटी है कोई, तो उसकी क्या लक्षण है, क्या वो किस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करता है घर पे, या नॉर्मल माहौल में वो कैसे बिहेव करता है घर पे, ये सब आपको पता होना चाहिए। बच्चे की नीड और उसकी क्षमताओं को, उसकी कॉम्पिटेंसीज को, उसकी स्ट्रेंथ्स को ध्यान में रख करके पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट के साथ आप एक इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान बनाते हैं जो बच्चे के बेहतरी के लिए हेल्पफुल होता है। तो प्रिपेयरिंग द आईईपी विदाउट कंसल्टिंग द पेरेंट्स, ये गड़बड़ हो जाएगी, आईईपी में पेरेंट्स का कंसल्टेशन जरूरी होता है, ठीक। फिर आएंगे हम यहां पर कि आईईपी के बारे में अगर हम बात करें, स्टूडेंट्स आईईपी टीम, तो स्टूडेंट होता है, रेगुलर एजुकेशन टीचर यहां पे होंगे, स्कूल सिस्टम रिप्रेजेंटेटिव होंगे एक व्यक्ति, कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं उनकी बात कर रहे हैं हम, ट्रांजिशन सर्विसेज रिप्रेजेंटेटिव होंगे, पेरेंट्स को इन्वॉल्व करेंगे, अदर्स विद नॉलेज और स्पेशल एक्सपर्टीज, अगर किसी एजुकेशनिस्ट है कोई, अ पर्सन हु कैन इंटरप्रेट इवैल्यूएशन रिजल्ट्स, जो इवैल्यूएशन रिजल्ट्स, मतलब क्योंकि अगर उसको कोई डिसेबिलिटी भी है तो ऐसा तो नहीं है ना, नॉर्मल टीचर रेगुलर टीचर तो नहीं बता पाएगा कि कितनी अक्षमता है, किस हद तक क्या कर सकते हैं, तो उस केस में एक एक्सपर्ट चाहिए होगा, स्पेशल एजुकेशन टीचर भी चाहिए होगा, ठीक। तो ये सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं एक आईईपी को बनाने में, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत भाई, कोई भी दिक्कत है तो बता दीजिए। उन्मत गुप्ता कह रहे हैं लाइक कर दो, ठीक है, चलिए वो आप लोग करते रहेंगे, अब बहुत ही सीरियस समय है, ये सब तो करते ही रहेंगे बीच बीच में, ठीक। थोड़ा प्रयास करेंगे हंसी मजाक करने का, देखिएगा क्वेश्चन नंबर, क्योंकि आजकल प्रयास ही किया जा रहा है, नेचुरली तो बहुत ज्यादा हंसी मजाक आ नहीं रहा है। क्वेश्चन पूछा है, लुकिंग एट अ विजुअल अ टीचर इन हर क्लास सेड टू स्टूडेंट्स, यानी विजुअल को देखते हुए, दृश्य को देखते हुए टीचर ने कहा अपनी कक्षा में, विद्यार्थियों से पूछा कि व्हाट डज द पिक्चर मीन। मान लीजिए टीचर ने कोई पिक्चर देखी, पिक्चर मतलब वो वाली पिक्चर नहीं, कहीं डिस्को में जाने वाली नहीं, एक पिक्चर देखी, एक फोटो देखी, ठीक, या कोई दृश्य देखा। अब इसको देखते हुए टीचर ने क्वेश्चन पूछा कि तुमको इस पिक्चर का मतलब क्या है, तो हो सकता है उसमें एक पेड़ हो, एक पहाड़ हो, एक नदी हो, कुछ और हो, ठीक, या झूमेरे पठान हो, ठीक, देखी तुमने, वेरी गुड। बात है कि इस पिक्चर का मतलब क्या है ना, आप इसमें देख क्या पा रहे हैं, आपको क्या समझ में आ रहा है, ये पूछा है टीचर ने, ठीक है ना। तो ये नहीं पूछा कि बस टाइटल दे दो एक, तो यहाँ पे द टास्क रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। अंडरस्टैंडिंग की हम बात करेंगे यहाँ, क्योंकि नॉलेज में तो सिर्फ डिफाइन करना होता है, या फिर आपको सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझ में क्या आया है उसको देख करके ये बताना है। मीन का मतलब ये है कि आपको उससे समझ में क्या आया है, ठीक, सिर्फ लेबल नहीं करना, सिर्फ डेफिनेशन नहीं बतानी है यहाँ पे किसी चीज की। एनालिसिस की तो अभी बात ही नहीं हुई, एप्लीकेशन में तो कुछ आपको अप्लाई करना होता, जो आपने सीखा होता, भाई आपने कैलकुलेशन सीखी और दुकान पे जाके सामान ले रहे हैं, तब वो एप्लीकेशन है। नॉलेज में जो आपकी डेफिनेशन वगैरह है या रिमेम्बरेंस वाली चीजें हैं वो आ जाती हैं, लेकिन यहाँ आपने पहले हो सकता है उस पिक्चर को देखा भी ना हो कभी, तो वो नॉलेज में तो आपकी होगा, वो जरूरी ही नहीं है, बट ये क्या है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, आपकी समझ बोध पे आधारित क्वेश्चन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स ऑफ असेसमेंट यील्ड्स क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा मतलब कि भाई एकदम क्वांटिफिएबल डेटा कहां से मिलेगा, मात्रात्मक डेटा कहां से मिलेगा, आकलन के निम्नलिखित उपकरणों में से कौन मात्रात्मक डेटा देता है। क्वांटिटेटिव बोले तो क्वांटिटी, परसेंटेज, नंबर्स कहां से आएंगे। क्वालिटी क्या है,
बेहतर, बहुत बढ़िया। जरूरी नहीं वहां पे नंबर्स की बात हो, क्योंकि क्वालिटी मतलब गुणवत्ता, लेकिन क्वांटिटी मतलब यहाँ पे नंबर्स की बात होगी। एग्जैक्ट डेटा चाहिए होगा, इतने परसेंट आए या फिर इतने लोग थे, इनमें से इतने पास हुए, इतने फेल हुए, ये क्या है? क्वांटिटी है। पास तो इतने लोग हो गए, लिटरेट तो इतने परसेंट लोग हैं, लेकिन उनमें से सच में क्वालिटी एजुकेशन, वो जो आपकी फ्लुएंसी एंड न्यूमरेसी, जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है, वो सच में कितने लोगों के पास है, वो क्वालिटी है ना। तो क्वांटिटेटिव डेटा की बात हो रही है, जिसमें हम नंबर्स के थ्रू देख सकें। तो सर्वेज में ऐसा होता है कि आप एक जनगणना भी देख रहे हैं, एक नॉर्मल सर्वे भी आता है, तो उसमें क्वांटिटी हम पता कर सकते हैं कि इतने लोगों ने इस सर्वे में पार्टिसिपेट किया, इतने परसेंट लोगों को ये अच्छा लगा, इतने परसेंट लोगों के पास ये चीज है, इतने परसेंट लोगों का ये मानना है। मतलब डेटा आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा सर्वे में। लेकिन केस स्टडी में एग्जैक्ट नहीं, यहां क्वालिटी की बात होगी। एक व्यक्ति अध्ययन जिसको हम कहते हैं, केस स्टडी में एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, उसके बैकग्राउंड के बारे में बात हो रही है, उसके जीवन की घटनाओं के बारे में बात हो रही है, उसकी अच्छी और बुरी बातों के बारे में बात हो रही है। उसको आप परसेंटेज में थोड़ी ना जांच दोगे, है ना। तो ये तो क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी की बात होगी। फोकस ग्रुप डिस्कशंस, ये आपके एनसीएफ बनाने से पहले भी होते हैं फोकस ग्रुप डिस्कशंस। इनमें भी चर्चा क्वालिटी बेस्ड है, ये ना कि ये क्वांटिटी बेस्ड है। बहुत सारी बातें निकल के आएंगी कि करिकुलम में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, उसमें से कुछ चीजें मानी जाएंगी, कुछ चीजें नहीं मानी जाएंगी। तो वो फोकस ग्रुप डिस्कशन का मतलब ही हो गया, डिस्कशन तो कोई क्वांटिटेटिव थोड़ी होता है, ठीक है ना। फिर आएंगे पोर्टफोलियो पे। तो पोर्टफोलियो में एक फाइल है आपके अचीवमेंट्स की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो बनाई गई है। ये परसेंटेज या नंबर्स में आपको फीडबैक नहीं देती, इससे आप समझ बनाते हैं। तो सिंपल आंसर के ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टेस्ट आइटम्स आर कंस्ट्रक्टेड टू मैक्सिमाइज डिस्क्रिमिनेशन अमॉन्ग स्टूडेंट्स। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत 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 प्यारा क्वेश्चन, पूछना चाहिए इनको आपसे, है ना। समझते हैं भाई। पोर्टफोलियो इसलिए नहीं होगा ना क्रिएटिव शिवांगी, क्योंकि पोर्टफोलियो परसेंटेज बताने के लिए नहीं होता। पोर्टफोलियो बच्चे के बारे में उसकी जो क्वालिटीज हैं उनके लिए है, उसकी जो अचीवमेंट्स हैं उनके लिए। वो प्रिसाइजली, ऐसा नहीं कि पोर्टफोलियो में कोई भी चीज नहीं मिलेगी जिसमें क्वांटिटी हो, लेकिन बिल्कुल प्रिसाइजली अगर देखें तो सर्वे तो 100% क्वांटिटेटिव होगा। तो हमें तो बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए, है ना, कि आप पार्टनर चूज करने जा रहे हैं, आपको बेस्ट चाहिए 4 ऑप्शंस में से, ठीक है ना। तो यहां ऑप्शन भी 4 लोगों में से, 4 ऑप्शंस में से बेस्ट नहीं होगा तो नंबर मिलेगा नहीं। हो सकता है चारों ऑप्शन पेडागोजी में सही हो, क्योंकि ये गणित नहीं है। 2 + 2 4 नहीं कर पाएंगे हर बार हम। कुछ क्वेश्चंस में ऐसा हो सकता है जहां 2 + 2 4 हो, क्योंकि वो फैक्चुअल क्वेश्चंस हो जाते हैं फिर। लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनमें सब्जेक्टिविटी लगती है, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टेस्ट आइटम्स आर कंस्ट्रक्टेड। टेस्ट आइटम इसलिए बनाए जा रहे हैं, जैसे क्वेश्चंस, टेस्ट आइटम का मतलब क्या है, क्वेश्चंस इस तरह से कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं टू मैक्सिमाइज डिस्क्रिमिनेशन। बच्चों में अंतर पता करना है हमें तो, कि भैया तुमको ले नौकरी में या नहीं। तो तुम्हारे इतने परसेंट आए तो लेंगे, जिसके इतने परसेंट आए हैं उसको नहीं लेंगे। तो जैसे केंद्रीय विद्यालय की बात कर लें तो 180 में से भाई अच्छा 140 लेके आ रहे हो, 150 लेकर के आ रहे हो, 130 लेकर के आ रहे हो, जो भी मेरिट सेट हो। तो दूसरों से डिस्क्रिमिनेट करना है, क्योंकि सबको तो नौकरी नहीं दे सकते। तो जहां भी डिस्क्रिमिनेट करने की बात आ जाए दूसरों से, समझ जाओ कहानी क्या है, समझ जाओ कहानी है किसकी, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट की। ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट के 2 टाइप्स हैं, नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस, सीआरटी और एनआरटी बोलते हैं हम। ऑब्जेक्टिव रेफरेंस जैसा हम कुछ पढ़ते नहीं है, इसी में आ जाएगा फिर ये नॉर्म रेफरेंस में, कैसे भी ले लो उसको। परफॉर्मेंस रेफरेंस जी नहीं, यहां पे बात क्या है, मानक संदर्भित, निकष संदर्भित नहीं, मानक संदर्भित। क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया है सीटेट में 90 मार्क्स लेकर के आने हैं भाई, या 55% मार्क्स लेकर के आने हैं, 60% लेकर के आने, जनरल को 55% लेकर के आने, कैटेगरी वाले बंदे को क्राइटेरिया है। किसी को डिफरेंशिएट करने में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो क्वालिफाई कर ले वो पास, 12th में 33% ले आओ पास हो गए, क्राइटेरिया है। लेकिन नॉर्म क्या है, दूसरों से अलग करना है आपको, क्योंकि सबको नहीं ले सकते हैं। तो टॉप वो करेगा जिसका सबसे हायर परसेंटेज होगा, या फिर इंटरव्यू के लिए वो लोग जाएंगे दूसरों से डिफरेंशिएट होके जिनकी परसेंटेज है, जो लोग मेरिट में आएंगे। तो नॉर्म रेफरेंस का मतलब समझ रहे हैं, नॉर्म रेफरेंस का मतलब है एक मानक टेस्ट जो कि नॉर्म को फॉलो करता हो, कि उस टाइम पे नॉर्म क्या है, उस टाइम पे मेरिट क्या है। तो मैक्सिमम डिस्क्रिमिनेशन जो होगा वो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में होगा। इसको ऐसे देखते हैं, समझिएगा एक बार। ये है आपका क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। क्या है ये, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है कि हम क्या है, क्राइटेरिया देख रहे हैं कि भाई जो 5 फीट से ऊपर के लोग होंगे उनको हम एक पुलिस सेवा में भर्ती कर लेंगे। मतलब थोड़ा कम ले लिया मैंने, फीमेल्स की बात कर लेते हैं कि अच्छा 5'5" किसी की हाइट है या 5 फीट किसी की हाइट है, तो हम इस एक्टिविटी में उन बच्चों को खिला सकते हैं, मतलब कोई प्ले एक्टिविटी है। तो ये क्राइटेरिया होगा, बस कितनी चाहिए, 5 फीट हाइट चाहिए। ये नहीं कि सबसे लंबा कौन है। अगर ये देखा जाएगा कि 4 लोग हैं उनमें सबसे ज्यादा हाइट किसकी है, उसको लेंगे, तो फिर वो नॉर्म रेफरेंस बन जाएगा, क्योंकि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं दूसरों में। यहां हमने क्राइटेरिया सेट कर दिया, इसीलिए क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट कह रहे हैं।
ठीक है ना। तो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, CRT बोलते हैं इसको, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का ही पार्ट है, यानी आपके मानकीकृत परीक्षणों का हिस्सा है। जैसे सीटेट है वो क्या हो गया, CRT हो गया। केंद्रीय विद्यालय DEET+B ये सब क्या हो गए, NRTs हो गए, क्योंकि यहां बाकी लोगों से अलग करनी है। हाँ, क्रीमी लेयर वाली कहानी कह सकते हो। तो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में क्या होगा, कंपेयर स्टूडेंट्स नॉलेज एंड स्किल्स अगेंस्ट अ प्री डिटरमिन्ड स्टैंडर्ड, कट स्कोर और अदर क्राइटेरिया। पहले से क्राइटेरिया सेट है कि तुम इतने % ले आओ, काम खत्म। इन क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ अदर स्टूडेंट्स डज नॉट अफेक्ट अ स्टूडेंट्स स्कोर। आपने सुना होगा सीटेट के टाइम पे भी मैंने बहुत बार कहा है, सैकड़ों बार कहा है कि आपका कंपटीशन किसी से नहीं है। सीटेट में कंपटीशन है ही नहीं, आपको सिर्फ अपना देखना है कि, क्योंकि आप अगर किसी को हेल्प कर देंगे तो उसके नंबर ज्यादा आ भी जाएं, तब भी ऐसा थोड़ी कि आपके 90 आ गए तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, सामने वाला कर गया। आपका कंपटीशन वहां किसी से है ही नहीं, क्वालिफाइंग एग्जाम है, कंपटीशन आपका खुद से ही है। वैसे जीवन में भी यही होता है। तो क्राइटेरिया में क्या है, परफॉर्मेंस के लिए यहां पे दूसरों बच्चों की परफॉर्मेंस नहीं अफेक्ट नहीं करती है किसी बच्चे के स्कोर को। तो एक क्राइटेरिया सेट हो गया कि 5 फीट हाइट है, अंदर आ जाओ भाई, तुमको वेलकम है, अब तुम इस प्रोसेस को, इस चीज को कर सकते हो, या इतनी एज हो गई, मान लो 18 साल से अब आप वोट दे सकते हो। अब ये नहीं है कि किसकी एज ज्यादा है वो देगा, 4 लोगों का कंपैरिजन की जरूरत नहीं होती CRT में। अगर हम बात करते हैं, इसको इंग्लिश में याद रखिएगा, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट की। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है NRT आपका। तो NRT की जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ एक नॉर्म है, एक प्रथा है। अब प्रथा का तो आपको पता ही है, यहाँ तो दुनिया भर की चीजें होंगी। ठीक है सुमित कुमार। तो कंपेयर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ देयर पीयर्स। जो भी पीयर्स हैं, जो भी लोग उस टेस्ट में बैठे हैं, उनको कंपेयर करना है। जैसे यहां पे हम देख रहे हैं कि ये व्यक्ति की हाइट, यहां पे एक क्राइटेरिया था, ठीक, लेकिन यहां जिसकी हाइट सबसे ज्यादा होगी वो विनर है। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये आप कंपेयर कर रहे हैं अपने पीयर्स के साथ, कि बाकी बच्चों के साथ आप हाइट कंपेयर कर रहे हैं, जिसकी ज्यादा होगी जो वही मेरिट में आएगा, जिसका स्कोर ज्यादा होगा। ये है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। ठीक है, आगे बढ़े। एन इफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल प्लान हुज रोल शुड बी मिनिमम, यानी एक अच्छे प्रभावी इंस्ट्रक्शनल प्लान के लिए, एक अनुदेशनात्मक योजना के लिए किसका रोल सबसे कम होना चाहिए, बताइए। स्टूडेंट्स, भाई इनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। इनका इन्वॉल्वमेंट मिनिमम या न्यूनतम क्यों होना चाहिए, है ना। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड प्लानर्स, अब इन्होंने ये प्लानर्स वर्ड डाल दिया तो ये जरूरी हो जाता है कि ठीक है, कुछ हद तक इनकी भी भूमिका होगी इंस्ट्रक्शनल प्लान में। ठीक, इसमें आपके प्रिंसिपल आ सकते हैं, हालांकि मेजरली जो है टीचर की भूमिका होती है प्लानिंग में, टीचर्स आएंगे, ठीक, लेकिन पेरेंट्स की भूमिका मिनिमम होती है, एक तरह से कम होती है प्लानिंग में, है ना। होती तो है, ऐसा नहीं है। जब हम स्पेशली IEP बना रहे हैं, जब इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्लान बना रहे हैं, वहां तो बहुत है। ठीक, तो यहां पे हम मिनिमम मान के चल रहे हैं कि ठीक है, कम से कम होगी तो भी चल जाएगा, लेकिन बाकी लोगों की थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। तो C ऑप्शन मान लिया हमने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। ये क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 15, देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एमेंशिया एंड डिमेंशिया। ये आपकी लर्निंग डिसेबिलिटीज का हिस्सा है। एमेंशिया और डिमेंशिया में मुख्य अंतर पूछा है, फटाफट से जवाब देंगे। तो अगर हम बात करें एमेंशिया और डिमेंशिया की, तो क्षीण मनसकता और मनोभ्रंश, देखो नाम से पढ़ सकते हो, हिंदी में समझ आ जाएगा, मनोभ्रंश और क्षीण मनसकता। तो अगर हम देखें एमेंशिया और डिमेंशिया में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो डिमेंशिया इन्वॉल्व्स अ मोर एडवांस्ड स्टेट ऑफ साइकियाट्रिक डिसफंक्शन। हो सकता है भाई डिमेंशिया इज सिंपली द टेक्निकल टर्म व्हाइल एमेंशिया इज कॉमनली यूज्ड टर्म बाय लेमैन। ऐसा नहीं है। डिमेंशिया रेफर्स टू अ लॉस व्हाइल एमेंशिया रेफर्स टू अ लैक ऑफ मेंटल फंक्शनिंग। ऐसा भी नहीं है। एमेंशिया इज न्यूरोसिस व्हाइल डिमेंशिया इज अ साइकोसिस। कुछ भी है, कुछ भी। क्या तुम्हें कुछ बोलना है, इस पे ऐड करना है, बताओ डिफरेंस। अच्छा, ये तुम मेहंदी क्यों लगा के, शादी तुम्हारी? ओह नाइस। देखिएगा जितनी कुशल मैं हो रही हूं आजकल देखो एक बार, अगर हम बात करें 45% की, तो डिमेंशिया इन्वॉल्व्स अ मोर एडवांस्ड स्टेट ऑफ साइकियाट्रिक डिसफंक्शन। एडवांस्ड तो हम इसको नहीं कहेंगे, एक मिनट, सिंपली द टेक्निकल टर्म व्हाइल एमेंशिया इज कॉमनली यूज्ड बाय लेमैन टू आइडेंटिफाई द सेम कंडीशन। ऐसा कई लोग मानते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेम कंडीशन होती है एमेंशिया और डिमेंशिया में। देखिएगा एमेंशिया में क्या होता है कि आप कुछ चीजें भूल जाते हैं, कई बार कुछ चीजें याद भी आ जाती हैं आपको वापस से, कई बार आपकी रीजनिंग की एबिलिटी थोड़ी बहुत इधर उधर होती है। स्पेशली एमेंशिया में मेमोरी से रिलेटेड चीजें होती हैं और उसमें भी आपको कई बार चीजें याद आ जाएंगी, कई बार भूल जाएंगे। लेकिन डिमेंशिया एक बड़ा ब्रॉड टर्म है, जिसमें एक तो आपकी ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं कि परमानेंट एबिलिटी आपकी किसी फंक्शन को करने की वो अफेक्ट हो जाती है। दूसरा, डिमेंशिया में आपकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अफेक्ट होती है, जैसे आपकी रीजनिंग एबिलिटी, आपकी डिसीजन मेकिंग, आपकी ब्रेन से रिलेटेड ज्यादा जो समस्याएं हैं वो डिमेंशिया में है। तो डिमेंशिया बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ, ना कि एमेंशिया। एमेंशिया
भूलने से रिलेटेड है सिर्फ, ये आपके ब्रेन डिसफंक्शन से भी रिलेटेड है। बहुत बढ़िया सत्येंद्र, सही है। लॉस वाइल एमेंशिया रेफर्स टू अ लैक ऑफ मेंटल फंक्शनिंग, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ यही कारण इसका हो, तो हमारे पास ऑप्शन बचा क्या? तो डिमेंशिया इन्वॉल्व्स अ मोर एडवांस्ड स्टेट ऑफ साइकियाट्रिक डिसफंक्शन। तो कह सकते हैं कि साइकियाट्रिक डिसफंक्शन का एक लेवल और आगे है डिमेंशिया, ठीक है ना, एक लेवल और आगे है डिमेंशिया, ठीक, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते सिंपली टेक्निकल टर्म है और डिमेंशिया रेफर्स टू अ लॉस वाइल एमेंशिया रेफर्स टू अ लैक ऑफ मेंटल फंक्शनिंग, एमेंशिया इज न्यूरोसिस, नहीं, तो एक के साथ ही जा पाएंगे हम इसमें।